सभी के प्यार साथ सहयोग जो डेडिकेशन है उसके बल पर आज एक मूर्त रूप लेके 20 लाख लोगों के साथ में आपके सामने तो इसके लिए मैं अगेन 20 लाख क्रॉस करने के बाद हरियाणा पहला स्टेट है जहां पर मतलब कुछ बोलने को 20 लाख क्रॉस करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिला है। दोस्तों एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या होता है? देखो ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप सभी इसमें जी रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर सारे मजे हुए खिलाड़ी आते हैं, यानी कि जैसे दूध से क्रीम निकालते हैं ना, तो सारी इंडस्ट्रियों का यानी कि यहाँ पर एक कॉन्क्लूजन निकल के आता है, वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि मजा हुआ जो खिलाड़ी या खिलाड़ी जो छटके होते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो बेसिक हम सभी जानते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टार्ट होता है हमें इस पर यानी कि फोकस करते हुए कि क्या क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या बेसिक है, क्या ऐसे गट्स हैं जिनके थ्रू हम इस इंडस्ट्री को या हमारी जो टीम है या हमारी जो कंपनी है उसको बहुत बड़े आयाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट बेसिक जो होता है उस कॉन्सेप्ट को कोई भी नहीं नकार सकता, जब पीएचडी होल्डर होते हैं कोई जाके तो एबीसीडी से ही स्टार्ट करना पड़ता है। काफी यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, हो सकता है कि किसी के पास 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, लेकिन एक्चुअल हमें देखा जाए तो जो बेसिक है वहीं से स्टार्ट करना होता है। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंसान के अंदर जब एक जैसे कि एक बीज डालते हैं खेत में, तो वैसे ही जहन के अंदर यानी कि मैं बात करूं कि एक फर्स्ट कदम से लेकर यानी कि इंसान के अंदर जब कल्पना करने का एक यानी कि बीज माइंड के अंदर चलता है या इमेजिन वो करता है, सेट करता है, और उसके बाद जाके वो एक टारगेट सेटिंग तक जाता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब कि हमें वो सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर सामने रखते हुए, आगे रखते हुए कि क्या बेसिक हैं, क्या सेल्स के जो लीड है या सेल्स के क्या गट्स हैं, कैसे हमारा बिजनेस ग्रो हो, किन चीजों पर हम फोकस करके चलें, वो कौन सा रोड मैप है जो हमें सफलता की ओर आगे लेके जाता है, या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारा फोकस या माइंड सेट जो गोल हम करके चलते हैं, गोल सेटिंग वहां तक हमारे को पहुंचा पाए। तो दोस्तों जिस प्रकार एक माइंड के अंदर जैसे कोई चीज चलती है, धीरे धीरे जैसे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक अपना सफर करती है, उसी तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टअप होता है कि इंसान एक इमेजिन करता है, कल्पना करता हुआ धीरे धीरे वो डिजायर की ओर जाता है। वो डिजायर एक बर्निंग डिजायर में क्रिएट होती है, और बर्निंग डिजायर यानी कि जब ड्रीम्स सेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उसके साथ जब पावर मिलता है, एक जब बर्निंग डिजायर को जब एक पावर, और पावर क्या जो क्रेजीनेस आप उसके साथ मिक्स करते हो, तो वो जाके आपको जो आपका अचीवमेंट लेने का जो आपने गोल सेटिंग किया हुआ है कि मैं यहाँ तक लेके रहूंगा या मेरा लाइफ का गोल ये है, इस कंपनी में मेरे को ये रैंक या इतना अचीवमेंट निकालना है। तो वहां तक मेरा कहने का मतलब कि ग्रेजुअली अपन चलते हैं, तो ओवरऑल जब उसके साथ बर्निंग डिजायर आती है, अपनी पावर स्ट्रेंथ जो होती है, कॉन्फिडेंस लेवल की क्रेजीनेस के साथ में, तो वो जाके ये देखिए कि आपके सामने जो आपका जुनून है, जो जोश है, जिस शिद्दत के साथ आप, जिस मुद्दत से आप आपके गोल को फॉलो करते हैं, उनके बीच में कुछ चीजें आती हैं जो आप कह सकते हैं कि चाहे वो संघर्ष का नाम या रिजेक्शन का नाम या फेलियर का नाम, तो उनको सामना करते हुए हमें पार जाना होता है। और वो मेरा कहने का मतलब एक सफर स्टार्टिंग से लेके और जब लास्ट हम जो भी मतलब सेगमेंटाइज करते हैं, छोटे गोल, उसके बाद बड़े गोल, उसके बाद उससे बड़ा गोल, तो वहां तक अपनी अप्रोच बढ़ाती है। बस हमें वो फेलियर, वो रिजेक्शंस
वो मुसीबत है, वो संघर्ष से पार जाना होता है। और दोस्तों कहते भी हैं कि ईश्वर उसी के साथ होता है जो संघर्ष का सामना करता है। ईश्वर जब परीक्षा लेता है, अपना डेडिकेशन को आजमाता है, तो वो ये देखता है कि ये बंदा सस्टेन कर पाएगा, इसको जो मैं सक्सेस तक पहुंचाऊंगा, ये इसको ग्रैब तो कर लेगा, लेकिन ये सस्टेन कर पाएगा, ये स्टैंड रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो ओवरऑल अपने को उन सारी चीजों को इस इंडस्ट्री के अंदर सामने रखते हुए हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो गोल सेट हम करके चल रहे हैं, वहां तक हमारे यानी कि विजुलाइज कराता है और वहां तक अपनी अप्रोच को सामने रखता है। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग भी छोड़ दीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात अगर करते हुए भी किसी भी इंडस्ट्री का अगर अपन फोकस होता है ना, यानी कि अपने टारगेट पर फोकस होना चाहिए। अब टारगेट तक पहुंचने का जो पीछे का बिहाइंड दैट अगर अपन बात करें तो सबसे मेन होता है कि उसके पीछे, टारगेट के पीछे दौड़ने का एक अपने पास रीजन होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए, हमारा मोटिव क्या है, वो मोटिव हमें उस टारगेट तक लेके जाता है। तो अब आप ये देखिए कि एक्चुअल में मैं डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं, तो मेरा क्या टारगेट है, मेरे को जाना कहाँ है, किस दिशा में, किस दशा में मेरे को स्टैंड करना है, और मैं परिवार वालों को या मेरे रिश्तेदारों को या मेरे यार दोस्तों को क्या करके दिखाना चाहता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपनी टीम ग्रो करनी है, आपकी टीम की सेल्स बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, आपका टारगेट अचीव करना है, तो मैं एक ये मान के चलिए कि आप आपकी फैमिली से मोहब्बत करने लग जाइए। हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन उस डेडिकेशन से आप उसके मतलब गहराई जो होती है ना, उस डीप तक चले जाइए। मैं ये कहता हूं आपको टारगेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। होता क्या है कि हमने गोल सेट कर लिया, हम धीरे धीरे चल रहे हैं कि मैं ये अचीवमेंट इतने दिनों में ले लूंगा, या मेरा ये टारगेट मैं इतने दिनों में लेके, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप अपन विजुलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन जो डेडिकेशन आता है वो अपन क्रिएट नहीं कर पाते, या उसको उस डेडिकेशन से फॉलो नहीं दे पाते। लोग क्या होता है कि कुछ लोग आए, ब्रॉन्ज बन गए, ब्रॉन्ज तक उनका क्या है, डेडिकेशन का एग्जाम हो जाता है। काफी लोग सिल्वर बनने के बाद में जैसे 20 मझधार में आके समझते हैं कि यार मैं आगे बढ़ पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या मेरा आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब इस इंडस्ट्री में जो भी सेल्स के गट्स हैं, फर्स्ट में अपने को सेल्स क्या होती है, मैं कहता हूं कि सेल्स का एक ही वर्ड है जो आपको ए से लेके जेड तक पहुंचा सकता है। इंसान के पास जो शब्द शक्ति होती है, यानी कि इस दुनिया का सबसे इफेक्टिव जो ड्रग कह सकते हैं, वो इफेक्टिव ड्रग क्या होता है, अपने वर्ड्स। अपनी सेल को अगर अपने को ग्रोथ करना है, अपनी टीम की ग्रोइंग करनी है, हमें हमारा जो टीम का सीटीओ या पर डे का जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर आपको ये मान के चलिए कि वो ग्रो करना है, तो आपके वर्ड्स के अलावा कोई भी ड्रग नहीं है। आप ये मान के चलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी इफेक्टिव ड्रग है ना, तो आपके वर्ड है। आप उस वर्ड से उस सेल को कितनी हद तक लेके पहुंच सकते हो। और वैसे ईश्वर ने सबसे बड़ा क्या कि एक बच्चे से लेके और जब हम इस प्रोफेशनल के अंदर आते हैं, वहां तक सेल्स के गट्स दिए हुए होते हैं। मैं बात करूं, जैसे एक बच्चा है, अपने दूध की डिमांड करने से उसकी सेल्स स्टार्ट होती है। वो धीरे धीरे सोशल लाइफ के अंदर आता है, एडजस्ट होता है कि मेरे को क्या चाहिए, क्या मेरी नीड है। वो अपने पेरेंट्स के सामने उनको अगर बोल भी नहीं पाता है तो अपने इंडिकेशन से इंडिकेट करता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब कि बचपन से लेके सेल्स और लास्ट तक अपने चलती रहती है। जब भी ये कैरियर अपना चलता है, सांसें चलती है, अगर अपन इस इंडस्ट्री या सेल्स की उसमें हैं, तो ओवरऑल सेल्स का कोई बड़ा, मैं कहता हूं कि सेल्स एक माइंड का गेम है, एक माइंडसेट है, ये मान के चलिए। अगर आपने सेल्स को उस तरीके से ले लिया कि मेरे को सेल्स कैसे करना है,
मेरे को मेरे वर्ड किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं। अपन जैसे सोशल वे में बात करें किसी लड़के को, यानी कि अपने कोई माता बहन है, या ये बोले कि आपको अपनी जो सिस्टर है या जो भी परिवार में है उनके लिए लड़का देखने जाना है, एक सोशल वे से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि सभी सोशल मतलब कहीं कहीं जाते हैं, लड़का अपन देखते हैं तो लड़के का क्या देखते हैं, यानी कि लड़का भी अपने आप को सेल करता है, एक्सपोज करता है, उसके क्या मतलब उसका कैरियर है, क्या आगे उसका फ्यूचर रहेगा। अगर वो प्रेजेंट कर पाता है तो अपन वो रिश्ता तय करते हैं। सेम दैट ये मान के चलिए कि अपन लड़की देखने जाते हैं, तो लड़की का भी अपन क्या देखते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक मतलब एक सेल है। यानी कि अपन किसी नीड को कंप्लीट कर रहे हैं या करा रहे हैं। मान लो अपने कोई लड़का है, अपन लड़के देखने जा रहे हैं, या अपने लड़की है, कोई सिस्टर है, कोई बेटी है, अपन लड़का देखने जा रहे हैं, तो वो भी एक सेल्स का रूप होता है। बस हमें उस तरीके से छोटी छोटी चीजों को आगे लेके चलते रहना है। हमें कॉजेज हमारे सामने होने चाहिए, हमारे पर्पज होना चाहिए, हम एक्चुअली चाहते क्या हैं, किस दिशा में हमारी टीम को ले जाना चाहते हैं। और जो सेल्स है उस तक आपके टारगेट अचीव करने के लिए सबसे बड़ा जो वेपन है, मैं ये कहता हूं कि अगर नेटवर्किंग की बात करें तो एक जो स्पॉन्सरिंग होता है ना, मैं ये कहता हूं कि आपको 1% जो भी कंपनी के या इस इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स होते हैं, केवल आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है जो आपको उसमें यानी कि मेंटेन करा पाती है, स्टैंड करा पाती है। अगर आप डायरेक्ट आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ाते हुए चल रहे हैं, आपने सोच लिया कि यार मैं प्लेटिनम बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं कोहिनूर बन गया, मेरे को क्या जरूरत है, टीम मेरी काम कर रही है, आप कैसे हो गए, एक्टिव ना रहे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब बेसिक अपन सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग का बेसिक क्या है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, लिस्ट बना के कैसे क्या। तो इन चीजों को मतलब जो बेसिक है उसको अपने को डीपली लेके जाना है, टीम को ट्रेनिंग देना है। और ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा दो या तो कहानियों के माध्यम से, कि जैसे मेरे पास एक प्लेटिनम है, सर आए या नहीं आए, मैंने लखनऊ में वो चीज रखी थी। यस सर, नहीं सर नहीं, एक मेरे पास कॉल आया था कि सर आपने लखनऊ में एक जिस तरीके से, कि उस कहानी को आप रिपीट करिएगा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले ठानना है, ये जानना है कि मेरे को चाहिए क्या और क्यों चाहिए। आपको बस उसके पीछे शिद्दत से पड़ जाना है। सारी चीजें आप जानते हैं, हम जानते हैं, हर कोई इस इंडस्ट्री में आता है वो जानता है। ओवरऑल अपना जो गोल है उसके प्रति अपना डेडिकेशन कैसा होना चाहिए। मैं लखनऊ में भी शायद उस पर मेरे को कल एक कॉल आया कि सर आप रखिएगा, और मेरे कोई पर्सनल उसके साथ में अटैचमेंट कुछ ऐसे जो मोमेंटम रहे हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में, तो क्या आप रखिएगा। मैं बोला जरूर, आप पधारेंगे या नहीं पधारेंगे, मैं रखूंगा जरूर, आप सुनिएगा। तो मेरा कहने का मतलब, आपने एक फिल्म भी है उसके ऊपर, आपने देखा होगा, यानी कि या कहीं कहीं आपके पास में, क्योंकि इसमें सारा कुछ रोटेट होता रहता है, जो मिर्च मसाले होते हैं सबके पास आते रहते हैं, चाहे वो कंपनी का सीएमडी हो, चाहे एक न्यू मतलब ज्वाइनिंग किसी की हुई हो, तो सब जो मटेरियल है घूमता रहता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेडिकेशन के पीछे आप यानी सॉरी जो गोल होता है उसके पीछे अपना कैसा डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया और ये मान लिया कि नहीं मेरे को ये चाहिए, तो चाहिए। होता क्या है, एक प्रेम नाम का लड़का, उमेश सर तो शायद थे वहां पे, एक प्रेम नाम का लड़का, और मेरी बात को माइंड नहीं करिएगा, मैं जैसे आप मान लीजिए कि 2 मिनट में कोई आपके सामने फिल्म की बातें कर रहा हूँ, किसी का नाम भी हो तो माइंड मत करिएगा, उसके लिए मैं आपको एडवांस सॉरी मांग रहा हूँ। एक प्रेम नाम का लड़का और एक प्रेरणा नाम की लड़की होती है, कॉलेज लाइफ होती है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि प्रेम नाम का लड़का प्रेरणा नाम की लड़की से यानी कि प्यार मोहब्बत करने लग जाता है। वो चाहता है कि शादी तो करनी है, मेरे साथ मेरी कलीग है, और आगे जाके दोनों मिलके अच्छा फ्यूचर सेट करेंगे। ओवरऑल वो लड़का थोड़ा एक जो फैमिली बैकग्राउंड होता है थोड़ा पुअर होता है, और कुछ शर्मिला भी होता है।
वो 3 साल तक कुछ कह नहीं पाता। एक दिन आता है कि कॉलेज का लास्ट डे होता है, कॉलेज अटेंड करने का, एग्जाम का लास्ट सेशन जो चलता है फाइनल ईयर का, उसमें जाके लड़का एक हिम्मत करता है। लड़का लड़की दोनों सेम कास्ट के होते हैं, दोनों के बीच में शादी भी हो सकती है। यानी कि मैं आपको जो चीजें हैं, जिस तरीके से, मैं कोई गलत मतलब उस तरीके से नहीं कि प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, यानी कि एक पात्र है, लड़का और लड़की एक सोशल वे में जाके शादी हो सकती है, एक अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो लड़का लास्ट डे ये करता है कि मेरे को कहना है, प्रपोज करना है। लड़का बड़ी हिम्मत करते हुए लड़की के पास जाता है कि प्रेरणा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जीवन संगनी बने, जीवन साथी बने। लड़की थोड़ी देर सोचती है। लड़की क्या होती है कि अपना केवल पढ़ने लिखने तक ध्यान रखती है, बाकी इधर उधर कोई भी मैटरों में उसका ध्यान नहीं होता है। तो लड़की बोलती है कि प्रेम, हो सकता है तू मेरे से प्यार करता हो, लेकिन मेरे मन में या मेरे दिल में तेरे लिए कोई प्यार या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेम बोलता है कि प्रेरणा, मैं घर से गरीब हूं, मैं घर से गरीब हूं, लेकिन अगर तू मेरे साथ शादी कर लेगी तो मैं इस दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में डालने की कोशिश करूंगा। प्रेरणा बोलती है कि बेशक प्रेम तू मेरे से मोहब्बत करता होगा, लेकिन तेरा जो स्टैंडर्ड है और जो मेरा स्टैंडर्ड है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, आपने सुनी भी होगी। मैं कोई यहाँ पे लव स्टोरी सुनाने की बात नहीं कर रहा, केवल मैं दिखाना या आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अपना डेडिकेशन कैसे होना चाहिए। तो क्या आपके मेरे बीच में जो गैप है, एक स्टैंडर्ड, जो यानी कि जिस फैमिली या जिस स्टैंडर्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, उसके और आपके मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है कि मैं तेरे ख्यालों में आती हूं, लेकिन असल में देखा जाए तो मैं तेरे ख्यालों में आ सकती हूं, असल जिंदगी में नहीं, क्योंकि तेरे मेरे बीच में एक जो सोशल स्टैंडर्ड है अपना बीच का, उसमें बहुत बड़ा गैप है। इसलिए मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। होता क्या है, लड़का टूट जाता है। लड़की जो प्रेरणा होती है वो वहां से चल देती है। लड़का मतलब सोचता है कि आज जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है या जो मेरी कंडीशन है, यानी कि जो मैं चाहता था, जो मेरी डिजायर थी, जो मैं एक मेरी मंजिल मान के चल रहा था कि लड़की से मैं शादी करूं, तो केवल बीच में एक स्टैंडर्ड का जो गैप आया, इसने मेरे को मेरे टारगेट तक जाने से रोक दिया। लड़का उसी दिन ठानता है कि कुछ भी हो जाए, अगर जो मेरे इस घर की जो कंडीशन है, जो मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, इस कंडीशन ने मेरे जो जीवन संगनी बनने से इसको रोका, मैं ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट करूंगा, मैं वो मेरी ऐसी स्टेटस बिल्ड करूंगा कि अगर किसी लड़की के सामने मैं खड़ा होके प्रपोज करूं तो लड़की कभी मतलब एक पल भी ये ना सोचे कि मेरे को कुछ बोलना है या मतलब यस करने के अलावा। लड़का धीरे धीरे अपना कैरियर बिल्ड करता है और करीब 10 साल का एक कैरियर का अपना जो लेके चलता है जिस इंडस्ट्री से, उसमें उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि वो एक अरबपति बन जाता है। एक दिन संयोग की बात देखिए, जो प्रेरणा कुछ दिनों बाद यानी 10 साल की बात है, तो उसी दरमियान एक घटना घटती है कि जो प्रेरणा का हस्बैंड होता है शादी होने के बाद में, वो क्यों ना उन्हीं की कंपनी के अंदर, जो प्रेम था उसी की कंपनी के अंदर कोई टेंडर डालता है, जो ठेका होता है। और कंडीशन ऐसी होती है कि वो उस बदहाली में होता है। अब उसको पता नहीं होता कि प्रेम और प्रेरणा के बीच का क्या माजरा है,
इनके बीच में क्या बातें रही, क्या इनका मतलब अतीत रहा, कैसे रहा। तो जो प्रेरणा का जो हस्बैंड है वो उस प्रेरणा से बोलता है कि अगर प्रेरणा मेरे को ये टेंडर नहीं मिला, नहीं छूटा मेरे, तो अपन दिवालिया हो जाएंगे। प्रेरणा को पता चलता है, पहले से पता रहता है कि ये प्रेम की कंपनी है। अब दो रास्ते हैं, या तो मैं प्रेम से जाके मिलूं, मेरी कंडीशन, मेरी व्यथा को बताऊं, और या बाद में अगर ये टेंडर नहीं मिला तो हम बदहाली की हालत में जीने को मजबूर होंगे। ओवरऑल प्रेरणा को पता होता है कि लास्ट जो मीटिंग रही, या जो पल रहे, या जो वर्ड रहे, या जिस हालात में मैंने रिजेक्ट किया, वो पल वापस सामने खड़े होंगे। आखिरकार प्रेरणा को पता होता है कि अगर टेंडर नहीं छूटा तो हस्बैंड डिप्रेस्ड होंगे, क्या क्या होगा विजुलाइज कर पा रही थी। तो प्रेरणा उस हस्बैंड के साथ में ऑफिस जाती है और वहां पर एक स्लिप रखती है कि ये नाम की लड़की है, यानी कि वाइफ ऑफ फला, और मैं आपसे मिलना चाहती हूं। अंदर स्लिप जाती है। जैसे प्रेरणा नाम सामने आता है, प्रेम उसको झटके से, यानी कि बगैर कुछ सोचे बोलता है कि इनको अंदर भेज दो। प्रेरणा और उसका हस्बैंड अंदर ऑफिस में जाता है, तो जो हस्बैंड होता है वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं, और प्रेरणा सामने बातें रखती है कि सर, अगर आपने ये टेंडर हमारे फेवर में नहीं छोड़ा या हमें नहीं दिया तो मेरा हस्बैंड या मेरा परिवार दिवालिया हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि ये टेंडर आप हमें प्रोवाइड कराएं। प्रेम को मतलब एक दो सेकंड का कुछ सोचने का, क्या मैं किस तरीके से मतलब क्या कहूं इसको, तो एक दो सेकंड, एक लिटिल बिट मतलब मान के चलिए थोड़ा सा रुका, और उसने मैं प्रेरणा तेरे से अकेले में बात करना चाहता हूं। प्रेम जब ये बोला तो प्रेरणा की ठीक है, हस्बैंड खड़ा होके दूसरे वाले उसमें बैठ जाता है। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा, ये जो सारी कंपनी है आज मिलियन या बिलियन जो भी आज जो स्टेटस बनाया है, जिस स्टेज पे मैं इस कंपनी को लेके बैठा हूं, कि जो तू तेरा एक ही टेंडर नहीं, तू जितना कुछ तेरे को चाहिए वो मांग ले। अब जब ये प्रेम बोलता है तो प्रेरणा थोड़ा सा सकपका जाती है, समझ रहे हो मेरा वर्ड, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे महसूस करती है कि बोल क्या रहा है, कि तेरे को जो कुछ चाहिए वो तू मांग ले, तब भी वो कुछ नहीं बोल पाती। लास्ट में वो समझाता है कि प्रेरणा, तू मुझे मिली या ना मिली मायने ये नहीं रखा, लेकिन आज जिस स्टैंडर्ड को मैं मेंटेन कर रहा हूं, जिस स्टेज पर मैं बैठा हूं, ये तेरी ही प्रेरणा की देन है कि आज मैं एक गरीब फैमिली से उठ के आज अरबपति बन के बैठा हूं, ये तेरी ही देन है। मैं उस दिन ठान के चला था कि मैं शादी करूंगा तो प्रेरणा से करूंगा, और आप सहयोग की बात देखिए कि अरबपति बनने के बाद भी बंदा शादी नहीं करता है, कि मेरी लाइफ में रहेगी तो तू रहेगी, और जिस चीज ने तेरे को पाने से रोका, मैं उस सारी चीज को ऐसे मतलब दिखाऊंगा दुनिया को कि यार अगर कुछ ठान लिया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल उसके एक वर्ड होते हैं, ये सारी कंपनी जो आज खड़ी है, जब तू मुझे रिजेक्ट करके गई, ऊपर वाले ने, ये सारी कायनात मिलके मेरे को सपोर्ट किया, बूस्टअप किया कि तू बढ़ आगे, इससे प्रेरणा ले। प्रेरणा तो गई, रिजेक्ट कर दिया तेरे को, लेकिन तू इससे प्रेरणा ले कि आगे जाके अगर तेरे से कोई प्रेरणा ले तो उसकी प्रेरणा कभी रिजेक्ट ना करे। कि ये जो सारी दौलत है, धन दौलत जो कुछ भी है, जो कंपनी का असेट्स है, ये मान के चलिए कि तेरे लिए है, क्योंकि तूने ही मुझे इस जगह पर लाकर स्टैंड किया है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है
कि जब कुछ ठान लिया जाए या ठाना जाए, कोई चीज जब तक अपन डीपली नहीं जाएंगे, अपने आप को खपाएंगे नहीं, अपन डूबेंगे नहीं, तैरना नहीं सीखेंगे। जब डूबने लगेंगे, तैरने की कला तभी अपने को आएगी। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अपने को अगर ठानना है, परिवार से मोहब्बत करनी है, हमें चाहिए क्या, तो उस डेडिकेशन के स्टेज पर जाकर अपने आप को खपाना है। तो डेडिकेशन इस इंडस्ट्री का एक ऐसा बड़ा पार्ट है, मैं कह सकता हूं कि आप मतलब जितनी चीजों पे बात किया जाए, एक जैसे वर्कशॉप चलता है 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, तो ओवरऑल सेल्स पर कितना ही कुछ बोल लें, क्योंकि सेल्स एक पार्ट है, चैप्टर है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर अपन लाइफ में एक चीज को भी ठान लें, अपने को सेल्स की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चा भी जानता है कि सेल्स कैसे की जाती है। मेरे को माँ कब दूध पिलाएगी, मेरे को चाहिए क्या। एक पत्नी, एक वाइफ अपने हस्बैंड से ये बोलती है कि मेरे को 15,000 की साड़ी चाहिए या 20,000 की मेरे को साड़ी सूट चाहिए, तो वो क्या है, अगर पति को मना पाई तो वो क्या है, सेल का पार्ट है, सेल्स है या नहीं है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब लाइफ का कोई भी ऐसा अध्याय नहीं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं, और ये सेल्स की दुनिया ही एक ऐसी है, अगर आपने ठान लिया तो जो दुनिया के ग्लोबली अगर आप देखो 1% जो लोग हैं ना, उसमें उसकी लिस्ट में अपना नाम शुमार करने के लिए केवल एक ही चीज है, वो है सेल्स। क्योंकि ये सेल्स ही आपको उस स्टेज पर पहुंचा सकती है, वरना कोई भी नौकरी, चाहे आप यूपीएससी फाइट करके आईपीएस बने हो, चाहे आरएएस बने हो, चाहे आईआरएस, मतलब कुछ भी बने हो, अगर ईमानदारी से नौकरी की तो उस पर स्टैंड नहीं करा सकते। दुनिया की एक ही चीज है जहां पर सेल्स के थ्रू आप उसके पावर के बल पर दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं। कभी भी अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं आना चाहिए। मैं ये कहता हूं, जैसे डायमंड सर बैठे हैं, आप प्लेटिनम सर बैठे हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सारे बैठे हैं, अपने को कभी ईगो नहीं पालना चाहिए। वो छोटी चीजें हैं, टीम टूटने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक ही रीजन होता है कि आप एक रीजन के बल पर, एक आपके वर्चू जो आपकी शख्सियत के अंदर है, उसके बल पर आप पूरी टीम को खड़ा रख सकते हो। यानी कि अपनी जो शख्सियत है उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत पैदा करनी चाहिए, कुछ एक दो ऐसे मतलब वर्च्यू होने चाहिए, गुण होने चाहिए अपने अंदर, कि लोग अपने से कनेक्ट रहने के लिए बहाने ढूंढे, या अपना जो एक जैसे मैग्नेटिक साइकिल होता है उसमें जैसे अट्रैक्शन आता है, अट्रैक्ट करती है, वैसे लोग अपने से अट्रैक्ट हों। और वो अट्रैक्ट कब होंगे, जब अपने अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसे वर्च्यू होंगे जो हमें दूसरे से अलग करें, खास बनाएं या बेमिसाल बनाएं, जो दूसरों के अंदर नहीं हो। एक्चुअल में लीडरशिप का मतलब यही होता है। लीडर वो होता है जो अपने आप से बहुत आगे की सोचे, अपने टीम से बहुत आगे की सोचे, वो टीम को अगुवाई करे। अगुवाई कब करेगा, जब वो अपना जो विजन है अपने आप से और अपनी टीम से बहुत आगे लेके चले, तो उसका मतलब आता है कि इसके अंदर लीडरशिप के वर्च्यू हैं, ये अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल लोग क्या होते हैं कि प्लेटिनम बने, डायमंड बने, कोई नहीं, मतलब कंपनियों की अलग अलग कोई भी रैंक हो सकती है, लेकिन मैं अपने यहाँ पर बात करके जैसे, तो अपने को कभी ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं ये रैंक पर स्टैंड कर गया, मेरी टीम है, कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं कॉल पिक करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है साहब, आज कॉल हम भी पिक करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, कोई भी ये सिस्टम है। अगर कोई कंपनी का डायमंड है, कोई कंपनी का सीएमडी है, तो वो एक, ये मान के चलो कि एक सिस्टम के पार्ट है। भाई कंपनी मैनेजमेंट किसके पीछे है, लीडर्स के पीछे है। कंपनी को बिल्ड स्टैंड कौन करता है, लीडर्स करता है। कंपनी को बनाता कौन है, लीडर्स बनाते हैं। अगर आप लोग सारे नहीं होते तो यूटेक आज जिस रूप में है क्या होता। तो ओवरऑल अपने को हमेशा टीम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अपनी जो कंपनी का इंट्रो, काफी लोग क्या होता है, अरे सर मैं यूटेक कर रहा हूं,
आप आ जाइए। मतलब उनका इन्विटेशन कैसे है, लोगों को पता नहीं होता। कई 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको ये पता नहीं होता कि मेरे को एक्चुअल में इनविटेशन कैसे देना है। बाद में बोलते हैं कि सर रिजेक्शन फेस कर रहा हूँ, मैं मतलब इतने लोगों को भेजा, मेरे 3 लोग ज्वाइन हुए, मैंने 20 लोगों को भेजा। एक्चुअल में होता क्या है, कंपनी का जब भी इंट्रो आप करो, कंपनी का नाम आना चाहिए लास्ट में। प्लान 1-1 घंटे तक खींचते रहते हैं। मैं कहता हूं प्लान 10 मिनट के अंदर आपको पूरा क्लियर कर देना है, यानी कि मेन पॉइंट बताना है। कोई कैसा भी बड़ा से बड़ा लीडर हो जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी भी कंपनी से आया हो, आप अगर जब नई कंपनी का प्लान देते हैं ना, तो उसको मुश्किल से 20% ही समझ आता है। आप चाहे 1 घंटा लगाइए, चाहे 10 मिनट में क्लोज करिए। तो ओवरऑल अपने को मतलब फर्स्ट में ये देखना है कि लीडर कैसा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, अब वो किस तरीके से बात कर रहा है, मैं इसको किस वे में जाके बात करूं, कैसे प्लान को प्रेजेंट करूं। 1 घंटा ले रहा है, अगर मैच्योर लीडर है तो आपकी बात, यानी कि जो आपने अप्रोचिंग की, वहां के वहीं फिनिश, वो बंदा कभी नहीं जुड़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी को उस तरीके से प्रेजेंट करिए कि सर मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जो लास्ट 3 साल से ये मुकाम पर पहुंची है, या चौथी साल रनिंग में चल रही है। आज इंडिया के यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टॉप ट्रेंड कर रही है। आज उस कंपनी का 20 लाख का कारवां खड़ा हो चुका है, यहां पर लाखों लोगों की जिंदगियां संवरी हैं। उसके बाद जाके लास्ट में यानी कि क्यूरियोसिटी क्रिएट होनी चाहिए। अपन उसकी क्यूरियोसिटी, काफी लीडर जैसे आते हैं, मैं कई जूम मीटिंगों में रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो बीच बीच में मेरे को, तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब तक आप क्यूरियोसिटी या नीड क्रिएट नहीं करेंगे, कभी क्लोजिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले जो भी लीडर आता है, जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी से आए, अपने को 10 मिनट से ज्यादा प्लान को नहीं देना है। अपनी जो यूएसपी है बताइए, क्या इससे अलग अदर कंपनियों से अलग है वो बताइए। लास्ट में जाके आपकी क्लोजिंग होना तय है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। देखो, एक आपने देखा होगा लीडरशिप के अंदर आता है, आज इस स्टेज पर खड़े होके मैं कुछ भी ड्रेस सेंस में आऊं मायने नहीं रखता, यहां पर आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। जब आईएएस के इंटरव्यू देने जाते हैं, यूपीएससी अपन जब मेंस के बाद में, तो वहां पर सारे यानी कि वो स्टेज तो फाइट करके जाते ही है, वहां पर देखते क्या है, क्या देखते हैं जब इंटरव्यू के अंदर सारे वो ऐसे तो ही नहीं कोई 10वीं पास करके उसमें इंटरव्यू में चला गया, जो प्री वो फाइट करेगा, मेंस करेगा, तब जाके इंटरव्यू हो जाएगा। वहां पे देखते क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, ये इस पोस्ट के काबिल है या नहीं है। तो ये देखते हैं कि इसका प्रेजेंट करने का तरीका, इसका रिएक्ट करने का तरीका क्या है। तो ओवरऑल ये चीजें अपने अंदर होनी चाहिए काफी। अब जैसे मैं कम्युनिकेशन पे बात कर रहा था, मैं एक और सेकंड आपको, कम्युनिकेशन की पावर क्या होती है। आप टीम से कनेक्ट होते हो, कनेक्ट रहते हो, तो आपको कहां तक पहुंचा सकती है। एक वापस में आपको सोशल वे में एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक कम्युनिकेशन पावर या रिलेशन बिल्ड करने की जो इसके पीछे एक पावर होती है, वो किस तरीके से काम करती है, और जो कम्युनिकेशन गैप आता है वो किस तरीके से टीम ही नहीं रिश्तों को खत्म कर देता है। एक वापस बात कर लेते हैं कि प्रेम और प्रेरणा, पहले तो वो एक दूसरे के हो नहीं पाए, लेकिन यहां पर दोनों को मिला देते हैं। वही प्रेम नाम का लड़का और प्रेरणा नाम की लड़की, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। होता क्या है, शादी के कुछ दिनों बाद दोनों में कुछ अनबन हो जाती है, कंडीशन उस स्टेज पर पहुंच जाती है कि डाइवोर्स के लिए यानी कि पिटीशन फाइल करने की कंडीशन आ जाती है, और वो उस स्टेज पर जाके लीगल यानी कि लिटिगेशन में आ जाते हैं। और एक दिन वो चलता रहता है, एंड में जाके जिस दिन उसका डाइवोर्स डिग्री होता है, उस दिन आके यानी कि जैसे वाइफ पिटीशन फाइल करती है, हस्बैंड पहले तो उसको प्रोटेस्ट करता है,
उसके बाद में वो भी कंसेंट दे देता है कि भाई ठीक है हम नहीं रह सकते एक साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन बीच में रहा नहीं। एंड में जाके जब वो निकलते हैं कोर्ट से तो हस्बैंड यानी कि प्रेम प्रेरणा के पास जाता है कि प्रेरणा तू केस जीत गई, इसलिए तेरे लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तेरा जो नेक्स्ट पारी रहे बहुत अच्छी रहे, और जो मैं नहीं दे पाया वो तेरे को नेक्स्ट पारी में मिलेगी। तो मेरी ऐसी विशिंग है। अब इतना सुनने के बाद में प्रेरणा बोलती है कि प्रेम जीती मैं ही नहीं, यानी कम्युनिकेशन का पावर देखिए आप, एक जीत कर भी हार जाता है और एक हार कर भी जीत जाता है। आप देखिएगा कि कैसे हार कर जीता जाता है, कैसे जीत कर हारा जाता है, जो कम्युनिकेशन की पावर है। तो प्रेरणा बोलती है प्रेम से कि प्रेम केस मैं ही नहीं जीती, केस तो आप भी जीते हैं, क्योंकि आप भी तो मेरे से अलग होना चाहते थे। ओवरऑल दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। आप देखिएगा टीम के साथ में आपका अगर गैप है, जब रिलेशन को एक कम्युनिकेशन गैप ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है रिलेशनशिप को, तो टीम तो बहुत बड़ी बात है। तो जब बात स्टार्ट होती है, प्रेरणा बोलती है कि केस तो आप भी जीते हैं, आप भी मेरे से अलग होना चाहते थे, तो मैं मतलब उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो उसको विश नहीं करती। लास्ट में ये कहती है, मतलब उसके आंसू आके जब वो थोड़े से अतीत में जाती है कि कैसे हमने पल गुजारे, तो आंखों में आंसू भरते हुए वो पूछती है कि प्रेम तेरी तबीयत कैसी है। प्रेम को सोचता है और वो बोलता है कि इसको कैसे रिप्लाई करूं कि प्रेरणा तबीयत तो मेरी अब ऐसे ही रहती है, मतलब खराब होती रहती है, क्योंकि मैं अपनी केयर नहीं रख पाता, तू जो मेरे साथ नहीं है, मैं टाइम पर दवाई नहीं ले पाता, तो थोड़ा इमोशंस जो इमोशनल लेवल है वो बढ़ जाता है। प्रेरणा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि प्रेम ये सिचुएशन, ये कंडीशन नहीं आती है, लेकिन आपने मेरे पर इतने ब्लेम लगाए कि मेरे को मजबूर होके इस स्टेज पर जाना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा, ये स्टेप उठानी पड़ी। तो प्रेम बोलता है कि प्रेरणा तो कह तो सही रही है, गलती मेरे से भी हुई है कि मैंने तेरे पर ब्लेम लगाए, मैं लोगों की, घर वालों की या परिवार वालों की या गांव वालों की या दोस्तों की बातों में आ गया, मैंने तेरे पर ब्लेम लगाए, लेकिन तूने भी तो मेरे को दहेज का लोभी और मतलब इतना लालची साबित कर दिया। तो अब कम्युनिकेशन जब होता है, यानी कि पूरा 2 से 5 साल का जो टाइम कम्युनिकेशन गैप का, वो 5 मिनट में कैसे जो मॉम होता है वो पिघलता है। तो वो जब बात होती है तो प्रेम बोलता है कि अब इससे कुछ कहूं कि ये केस तो डिसाइड हो गया, डाइवोर्स हो गया, लेकिन क्या हम वापस एक साथ एक दूसरे के जैसे थे वैसे रह सकते हैं? लेकिन वो कह नहीं पाता। प्रेरणा उसकी आंखों में कुछ समझती है कि ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो प्रेरणा बोलती है कि प्रेम बोलो आप कुछ जो भी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अब हम कब मिलेंगे, कैसे, क्या मतलब उस तरीके से। तो प्रेम बोलता है कि प्रेरणा क्या हम वापस एक हो सकते हैं? भाई गलती आपकी है, गलती मेरी भी है। प्रेम और प्रेरणा दोनों उस स्टेज पर आ जाते हैं। अब वो बाद में बीच में आती है कि अपना डाइवोर्स हो चुका है, ये पेपर हाथ में है, अब क्या किया जाएगा। तो कुछ देर बाद सोचने के बाद प्रेरणा बोलती है कि प्रेम आप यस करिए कि लाइफ में कभी ऐसी घड़ी, ऐसा टाइम नहीं आएगा कि ये तो केवल कोर्ट के या पेपर हैं, ये हमारा रिश्ता डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने यस कर दिया तो ये मैं अभी फाड़ के फेंक देती हूं। तो प्रेम यस करता है और प्रेरणा उस कॉन्फिडेंस के साथ में उन पेपरों को फाड़ देती है।
तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब कम्युनिकेशन गैप कभी भी हमारे आड़े या बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, वो स्किल है कि आप दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं ईगो की बात कर रहा था, उस पर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि एक सुनार था, उसके शोरूम के अंदर जैसे हीरे की कोई रेक थी, वहां से एक चूहा उस हीरे को उठा के मुंह में लेके और निकल जाता है। सुनार देखता है कि यार मेरा एक हीरा कम है, तो चूहा उस हीरे को निगल के और यानी कि साइड में चूहों के पास में जाके बैठ जाता है। अब कुछ ऐसी चीजें एक साथ जब जाती है तो क्या होता है कि कुछ अनकंफर्ट फील करता है, तो चूहा और चूहों से जाके थोड़ा अलग जाके बैठ जाता है। आपने सुनी होगी, क्योंकि चीजें ऐसे नहीं है कि मेरे पास ऊपर से आते हो या कोई स्पीकर हो उसके पास में। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें हैं, छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके मायने, इनके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। सुनार एक शिकारी को बुलाता है कि यार मेरा ऐसे ऐसे एक हीरा यहाँ से निकल के एक चूहा ले गया, अब क्या पता कहाँ डाल दिया, कैसे क्या किधर है। तो कि ऐसे ऐसे ये चूहे इस खंडर, यानी कोई पास में कोई खंडर था कि वहां पे चूहों की काफी गैदरिंग रहती है, तो मैं आपको इस हीरो को लाने के एवज में इतने पैसे दूंगा। तो ओवरऑल उस शिकारी को पैसे देता है कि मैं इतने पैसे दूंगा, ये हीरा, ये चूहा चाहिए ताकि मेरा हीरा आ जाए। तो वो खंडर जो भी थोड़े से आउटसाइड में होते हैं, वहां पे वो शिकारी जाता है कि यहाँ पर वो चूहा मिलेगा। वो जाके देखता है कि यार यहाँ पर सैकड़ों चूहे हैं, इनको मतलब कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं को ये हीरा इस चूहे के पास है। तो थोड़ा सा वो जब नजर फैलाता है तो वो देखता है कि एक चूहा जो अदर जो भी गैदरिंग हो रही थी उससे अलग जाके बैठ जाता है 10 मीटर 20 मीटर। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि यार ये चूहा अलग बैठा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो हीरा इसी चूहे ने लिया है। तो उस पे वो यानी कि निशाना लगाता है। चूहे के जब निशाना लगता है तो चूहे का पेट फट जाता है और वो हीरा निकल जाता है। वो ले जाके उस सुनार को वापस वो हीरा जाके देता है। तो सुनार बोलता है कि पैसे तो मैंने जो मतलब बात की थी ये पकड़िए, लेकिन मेरे को ये बताइए कि आपने ये कैसे पहचाना कि सैकड़ों चूहों के बीच में ये अकेला चूहा यही है जो मेरा हीरा लेके गया है। तो ओवरऑल शिकारी जब अपनी जो भी एक्सपीरियंस होता है वो बताता है कि सर होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सफलता जल्दी मिल जाती है, या अनएक्सपेक्टेड जो चीजें हैं वो जब जल्दी आ जाती है तो काफी लोग क्या होता है कि स्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो सफलता यानी कि वो हीरा डाइजेस्ट नहीं कर पाया और वो ये सोचने लगा कि भले ये चूहे हैं, ये इनसे तो मैं, मेरे पास तो करोड़ों रुपए का हीरा है, मैं इनके साथ में क्यों रहूं, तो मैं क्यों ना इनसे अलग जाके बैठूं, क्योंकि ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। तो ओवरऑल कभी ये ईगो नहीं पालना चाहिए। तो उसने सुनार को बस एक ही जवाब दिया कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नैरो माइंडेड होते हैं या मूर्ख होते हैं, या जिनके पास में जब सफलता जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये वही चूहा है जो इसको इसकी सफलता यानी कि डाइजेस्ट नहीं हो पाई और ये साइड में जाके अपने आप को ऊंचा समझ के, बड़ा समझ के और एक साइड चला जाता है। तो मैंने ये इसको आइडेंटिफाई किया कि क्यों ना ये वही चूहा है जो ये हीरा लेके आया है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन स्किल सेल्स की सबसे बड़ी पावर होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे बड़ा पावर होता है। ओवरऑल आप जब उस स्टेज पर जाते हैं तो एक्चुअल में कहते हैं कि सफल होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप सफल होके उस सफलता को बनाए रख पाए। यस नो? तो हमको एक एक स्टेप
क्लोजिंग हुआ, प्रोस्पेक्टिंग हुआ, लिस्ट मेकिंग हुआ, यानी कि सारी प्लान प्रेजेंटेशन हुआ, इन चीजों को अपन जानते हैं। लेकिन जानते हैं इनमें माहिर, खास, बेमिसाल कैसे होना है, ये चीजें वैसे बताने की नहीं होती, क्योंकि अपन यानी कि फौरी तौर पर सारी चीजें जानते हैं, लेकिन उनके डीप में अपने को पता है नदी बह रही है, लेकिन नदी की गहराई कितनी है वो अपने को उसके अंदर या तो छलांग लगानी पड़ेगी, गोता मारना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा। तो ये चीजें हैं कि हमें कैसे हमारी टीम बिल्ड करनी है, कैसे अपना बिजनेस ग्रो कराना है। और आपको कंपनी का सबसे पहला ये है कि कंपनी का आपको पूरा जो बिजनेस प्लान है, जो उसके कभी भी लाइफ में शॉर्टकट एडप्ट ना करें, क्योंकि सेल्स का आप देखोगे आपको उस टाइम के लिए हो सकता है, कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ऐसे बल्क बाइंग करूं और ये रैंक हायर कर लूं, लेकिन एक्चुअल में सेल्स का देखा जाए तो देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये तय मानिए। आप एक स्टेप ले सकते हैं, एक छलांग लगा सकते हैं, आप 2 छलांग लगा सकते हैं, लेकिन सफलता के लास्ट उस दहलीज को क्रॉस करने के लिए आपके पास में आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, आपकी सेल्स की पावर होनी चाहिए, जो गट्स हैं अपनी पर्सनैलिटी ग्रोइंग करने के लिए उन पर काम करना चाहिए। अगर शॉर्टकट वे अपन एडप्ट कर रहे हैं तो ये तय मानिए कि अपनी नैया बीच मझधार में जाकर डगमगाएगी। अब उस टाइम अपन कितना उसको मेंटेन कर पाए, ये डिपेंड करता है बाद में अपनी उस टीम पर कि ये टीम कितना हमें आगे ले जाएगी, आपने कैसे ट्रेंड किया है। तो ओवरऑल मैं आप सभी के सामने, टाइम कितना थोड़ा सा मेरे को बताइए। 2:20 हो गए सर, 2:20 है ना। तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी का जो मिशन विजन है वो सारा कुछ क्लियर करके आज कंपनी 20 लाख लोगों के साथ में आपके साथ रनिंग है। आपका जो डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन का एक फलसफा है कि आज 20 लाख तक हम पहुंचे हैं। अब आपको आपकी टीम का जो फलसफा बनाना है, जो सफर तय कराना है, आप जैसे कंपनी का विजुलाइज आप कराते हैं, एक एक लीडर के पास में उसका विजन होना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट। अब काफी क्या होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट को हमें पता ही नहीं है, मिक्सवेरी क्या है इसका टेस्ट पता नहीं है, सर आप मिक्सवेरी से ज्वाइन कर लीजिए। उसने पूछ लिया कि इसका टेस्ट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी एमआरपी क्या है, इसका डीपी क्या है। तो सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी अपने को कम से कम कितना डीपी है, कितना बीवी है, कितना एमआरपी है, इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका रिजल्ट कैसा है। अब मैं देखता हूं कि लोग यूज करते हैं, लेकिन किसी की भी टेस्टिमोनियल जो वीडियो होते हैं, किसी के लिए शायद मेरे हिसाब से 1-2 वीडियो संजय सर ने या ऐसे डाले हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे लेवल हाई होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड तब होगा जब अपन प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे। आप बेसिक देखिए भाई, आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपका प्रोडक्ट है उसका 100% यूज करना चाहिए, जो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लो कोई लेडीज हैं, अब जैसे अपने गायनिक प्रोडक्ट हैं, तो लेडियों को वो एक फूड सप्लीमेंट है, ऐसा नहीं है कोई बीमारी के लिए ही वो काम करें, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसके मतलब क्या रिजल्ट है। तो इन चीजों पे वर्क करते हुए जब हम फोकस करेंगे तब जाके ओवरऑल अपना टीम यानी कि ग्रोइंग करेगी। और मैं आपके सभी के सामने, जैसा कि आज एक ऑफर चल रहा है उसका लास्ट डेट है, एक ऑफर और मैं आपको, यानी कि जो उदयपुर वाले यहाँ पर कितने हैं जो अचीवर हैं, उदयपुर का कितने टाइम का वो था ट्रिप, पता ही नहीं है। देखो अचीवमेंट लेके बैठे हैं, लोगों को पता नहीं है। संपत सर बताइए। 2 महीने का था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ट्रिप कितने दिन का था, कितने नाइट थी, कितने डे थे? 2 दिन 1 नाइट। नहीं, बिल्कुल। तो ओवरऑल वो अपना ये मान के चलिए कि 22 और 23 मई के अंदर है, उसका डेट आपके सामने अभी मतलब आ जाएगा। और एक नेक्स्ट ट्रिप गोवा के लिए 2 नाइट और 3 डेज का रहेगा। एक बार डिस्प्ले करा दीजिएगा।
2 नाइट और 3 डेज ये रहेगा। इसमें हम एक वेलनेस किट, एक अपना 3 पीस सूट प्लस डिनर सेट और एक स्कूटी, अगर कोई भी 4 स्कूटी आपके लेवल फर्स्ट में आप सेल करा देते हैं, परचेज करा देते हैं, तो आप गोवा ट्रिप के अचीवर हो जाएंगे। सेम ऐसे ही एक वेलनेस किट है, उसके मार्फत भी, और एक 3 पीस सूट और एक डिनर सेट, इसका भी हमने एक वो बनाया हुआ है। कल से ही आपके सामने लाइव रहेगा रात के बाद में। तो इनके लिए मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, विश करना चाहूँगा कि आप सभी गोवा में, हम पहले 100 लोगों के साथ में, 100 लीडर्स के साथ में गए थे, आपकी कम से कम 200 तो कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए। तो दोस्तों, ये गोवा ट्रिप की अनाउंसमेंट के साथ मैं आप सभी का अगेन वो सारी चीजें, आपको पता है कि हम इस जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का सीपीओ क्रॉस करने वाले हैं, जो कंपनी का ईयरली जो टर्नओवर होता है, यानी करीब करीब कर चुके हैं। वो फाइनल तो जब मार्च निकलेगा उसके बाद में 31 मार्च के बाद पता चलेगा कि उससे कितना आप जाते हैं। अभी जो हम प्रोजेक्टेड टारगेट लेके चल रहे हैं वो हमारा है, यानी कि मिनिमम हम जैसे अभी हम प्रोजेक्टेड लेके चले थे इस फाइनेंशियल ईयर का 75 CR, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी के जो डेडिकेशन से आपने वर्क किया है, जिस तरीके से आपने मतलब यूटेक के लोगों में आग लगाई है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उस 75 को हम क्रॉस कर चुके और 100 भी क्रॉस करने वाले हैं। और अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी का, वही कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब आप सभी का टीम का टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी टीम ग्रो करेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंपनी की इनकम बढ़ेगी। तो ओवरऑल हमने अभी जो प्रोजेक्टेड टारगेट लेके चल रहे हैं 24-25 का, वो 800 करोड़ रुपए का हम टारगेट रख रहे हैं। तो आप अपना मिशन विजन, और मैं चाहता हूं कि 2024 का जब हम यानी कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, कम से कम 25 डायमंड हमारे पास होने चाहिए। अब इस हॉल में कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं डायमंड बन के आऊंगा? हाथ उठें तो उस प्रेम की तरह जो अपनी प्रेरणा को पाने के लिए उस मुकाम तक पहुंच जाए। तो मैं आप सभी को विश करना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, आपको बोलना चाहूंगा कि आप उसी डेडिकेशन से काम करें कि आप 2024 के डायमंड बन के उन पलों को सेलिब्रेट करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कम से कम 5 कोहिनूर, अब कोहिनूर की रेस में अब करिए, आप विजुलाइज करिए थोड़ा सा, कितने लोग हैं जो हैंड रेज कर सकते हैं? मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा सन्नाटा चल जाएगा। देखो, जब तक अपन विजुलाइज नहीं करेंगे, ये इंडस्ट्री ऐसा है कि सपनों को इस जहन के अंदर, भाई आज कोई कोहिनूर बन के बैठे हैं, कोई डायमंड बन के बैठे हैं, तो उन्होंने डे फर्स्ट में ऐसा नहीं कि मैं ब्रॉन्ज नहीं बनूंगा, मैं डायरेक्ट कोहिनूर बन जाऊंगा। उन्होंने विजुलाइज किया मैं जा सकता हूं, मैं पहुंच सकता हूं। एक बात देखा है आपने, बात के पास क्या पावर होती है? वो अपने से कई गुना बड़े जीप पर झपट्टा मारता है। क्या आप मानते हो उसकी पावर काम करती है? क्या काम करता है? कॉन्फिडेंस काम करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस गया, मैं एक और थोड़ा सा अगर टाइम हो तो एक चील के, आपने सुनी होगी चील की, कॉन्फिडेंस लेवल जब गिरता है तो इंसान चील की जगह मुर्गी बन जाता है, मुर्गी का बच्चा बन जाता है। सुना है ना? तो ओवरऑल अपना कहने का मतलब ये है कि अपना पावर तब काम करता है जब हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से बोलेगा। आज मोदी जी के बारे में सभी जानते हैं। आपने कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा? मैं देखो ऐसे कोई पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस का लेवल और उसके पीछे की पावर और उसके बाद में रिजल्ट, ये दोनों तीनों चीजें हैं।
आप देखिए ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर देखा जिसने कि पीएम बनने से पहले 15 अगस्त का झंडा रोहण कर दिया होगा? कोई देखा आपने? 2014 में वो पीएम बने, अगस्त 13 में उन्होंने एक आर्टिफिशियल लाल किला बनवा के, आपको शायद याद होगा अगर पॉलिटिकल लाइन के अंदर आप पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा सा वो रखते हो। अब उनका पावर देखिए, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि थर्ड टर्म में मेरा ही होगा, मैं ही आऊंगा थर्ड टर्म में। आज तक किसी पीएम ने बोला? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तो ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं कुछ नहीं, मैं कोहिनूर, आज मैं ब्रॉन्ज ही क्यों ना, लेकिन मैं अगला कोहिनूर में बन के आऊंगा साल भर के अंदर। अगर आपका कॉन्फिडेंस काम कर रहा है तो इट मीन्स आपका वो रैंक अचीव होना तय है। कभी आप लगाइए, जैसे अपन रामायण में सुनते थे, आज कुरुक्षेत्र आपके आसपास